गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। आसमान में सूरज जैसे आग बरसा रहा था। लोग दोपहर के समय घरों में ही बंद रहते थे, लेकिन रवि और नेहा अपनी नई शादी के बाद हनीमून से लौट रहे थे। दोनों ने मिलकर पहाड़ों में कुछ दिन बिताए थे। अब वो वापस अपने शहर लौट रहे थे। नेहा को रास्ते भर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। लेकिन उसने सोचा, शायद ये गर्मी और थकावट की वजह से है। रवि कार चला रहा था और मस्ती में गाने गुनगुना रहा था। सड़क सुनसान थी, इधर उधर कोई नहीं था। जंगल के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और बीच में पक्की लेकिन पुरानी सी सड़क थी। अचानक नेहा की नजर सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वह दुकान बाकी सब चीजों से अलग लग रही थी, जैसे किसी पुराने जमाने की हो। ऊपर लकड़ी की तख्ती लगी थी, जिस पर झाड़ झंखाड़ के बीच धुंधले अक्षरों में लिखा था, खिलौनों की दुकान। लेकिन यह कोई आम दुकान नहीं लग रही थी। पूरी दुकान धूल और जंग से भरी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और खिड़कियों में से जैसे अंधेरा बाहर झांक रहा हो। नेहा ने रवि से कहा, जरा रुकना, वो देखो दुकान कितनी अजीब है ना। रवि ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और बोला, क्या पता कोई पुराना खिलौना मिल जाए। तुम तो पुरानी चीजों की दीवानी हो ना। नेहा ने सिर हिलाया और दोनों दुकान की ओर बढ़ गए। जैसे जैसे वो दुकान के पास पहुंचे, हवा में अजीब सी गंध महसूस होने लगी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो या जैसे बहुत दिनों से बंद कमरे की हवा बाहर निकल रही हो। दरवाजा आधा खुला था और लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगीं जब उन्होंने पहला कदम अंदर रखा। अंदर की रोशनी बहुत कम थी। केवल एक छोटा सा पीला बल्ब टिमटिमा रहा था, जो पूरे कमरे को रहस्यमय बना रहा था। चारों ओर पुराने खिलौनों की भरमार थी। कुछ गुड़ियाएं, लकड़ी के घोड़े, बजने वाले जानवर और टीन के पुराने रोबोट। लेकिन सबके चेहरे जैसे किसी दर्द में थे। मुस्कान नहीं थी, आंखें भी खोखली सी लग रही थीं। रवि ने एक छोटी गुड़िया उठाई। वह पूरी तरह धूल में लिपटी थी, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई राज छुपा हो। अचानक उसकी पीठ से एक आवाज आई, छूने से पहले पूछना चाहिए था। रवि चौंक कर पीछे हटा। वहां एक बूढ़ा दुकानदार खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें लाल थीं और आवाज बहुत धीमी पर तीखी थी। उसने एक काली पगड़ी पहनी थी और बदन पर लंबा चोगा था, जैसे वो किसी तांत्रिक से कम न हो। नेहा ने डरते हुए कहा, माफ कीजिए, हमें लगा ये दुकान बंद है। वो बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, बंद नहीं, बस लोग आना छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग लौट आते हैं, कुछ लोग जिन्हें बुलाया जाता है। रवि ने हंसी में कहा, अरे हम तो ऐसे ही आ गए थे, लौटते वक्त देखा तो सोचा देख लें। दुकानदार ने उनकी बात को अनसुना करते हुए धीरे से एक मेज की ओर इशारा किया, जहां एक बहुत ही पुरानी मिट्टी की गुल्लक रखी थी। वो गुल्लक दिखने में कुछ खास नहीं थी, पर उस पर काले रंग की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जलते अंगारों से छुआ हो। दुकानदार बोला, ये खास है, इसे तोड़ोगे तो हर ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत होती है। नेहा ने झुंझलाकर कहा, क्या मतलब? वो धीरे से पास आया और फुसफुसाया, जिस दिन इसे तोड़ोगे उस दिन एक आत्मा तुम्हारे बदले ले जाएगी, किसी की भी जान देनी होगी। रवि और नेहा सन्न रह गए। नेहा ने गुल्लक की ओर देखा, उसमें जैसे कुछ हिल रहा था। रवि ने तुरंत गुल्लक को पीछे हटा दिया और बोला, हमें माफ कीजिए, हमें चलना चाहिए। दुकानदार ने बिना कोई भाव बदले कहा, ठीक है, लेकिन ये याद रखना, तुम अब इस दुकान से खाली हाथ नहीं जा सकते। इतना कहकर वह एक काले कपड़े में लिपटी छोटी सी चीज उनके हाथ में रख गया। वो चीज कुछ देर तक गर्म महसूस हुई, फिर अचानक ठंडी हो गई। दोनों ने देखा, वो वही गुल्लक थी। रवि ने चिल्लाकर कहा, अरे हमने तो इसे नहीं लिया। दुकानदार मुस्कुराया, अब ये तुम्हारी हो गई है, ये खुद चुनती है अपना मालिक। रवि और नेहा घबरा कर बाहर निकल गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दुकान का दरवाजा खोला, बाहर की सड़क वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने छोड़ी थी। अब वहां अंधेरा था और चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी पुरानी दीवारें बन चुकी थीं, जैसे किसी किले में फंस गए हों। गाड़ी भी कहीं नहीं थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, रवि, ये क्या हो रहा है? रवि ने उसका हाथ पकड़ा, पता नहीं, पर हमें यहां से निकलना होगा। दोनों दौड़ पड़े,
लेकिन जितना भागते उतना ही वे उसी दुकान के सामने वापस आ जाते, जैसे कोई अदृश्य भंवर उन्हें वापस खींच रहा हो। अचानक हवा में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, एक इच्छा, एक बलिदान चुनो या खुद मिट जाओ। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बोली, हमें फंसाया गया है। रवि ने गुस्से में गुल्लक को जमीन पर पटका, पर गुल्लक नहीं टूटी। उसकी सतह से धुआं उठने लगा और धुएं से एक चेहरा उभरने लगा। वही दुकानदार, लेकिन अब उसकी आंखें और भी लाल थीं और चेहरा डरावना। उसने कहा, तोड़ नहीं सकते जब तक तुम खुद बलिदान न दो। अब दोनों पूरी तरह से डर चुके थे। चारों ओर अंधेरा घना होता जा रहा था। दुकानों के शटर अपने आप हिलने लगे, खिलौने खुद ब खुद गिरने लगे, दीवारों से बच्चों की हंसी और चीखें एक साथ आने लगीं। नेहा बोली, हमें यहां से निकलना ही होगा, कुछ भी हो जाए। रवि ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े जिससे आए थे। पर हर मोड़ पर उन्हें वही दुकान दिखती, खिलौनों की दुकान, और हर बार उसकी खिड़की से एक नई परछाई झांकती। थककर दोनों एक कोने में बैठ गए। तभी नेहा के बैग से कुछ आवाज आई। उन्होंने देखा, गुल्लक खुद उस बैग में आ गई थी। अब उसकी आंखें बनी हुई थीं। हां, उस गुल्लक की मिट्टी पर दो काली आंखें उभर चुकी थीं और होंठ की जगह एक बड़ी सी दरार जो हंस रही थी। नेहा चिल्लाई और बैग को दूर फेंक दिया, पर गुल्लक जमीन पर लुढ़कती हुई फिर उनके पास आ गई। अब उसकी आवाज भी आने लगी, इच्छा बताओ, बलिदान बताओ। रात गहराती जा रही थी। रवि और नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उन्होंने न तो कोई इच्छा की थी, न ही कोई सौदा, पर अब वो गुल्लक उनकी किस्मत बन चुकी थी। नेहा ने धीरे से रवि से कहा, क्या होगा अगर हम कुछ मांग लें और फिर इसे छोड़ दें? रवि बोला, पर कीमत? नेहा बोली, हम किसी को नहीं मारेंगे, शायद कोई रास्ता निकले। रवि ने सोचा, शायद, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है। उस रात पहली बार गुल्लक अपने आप खुली और उसके अंदर से एक धीमी हंसी आई, बहुत पुरानी, बहुत दर्दनाक, जैसे किसी मां की जिसने अपने बच्चे को खो दिया हो। और फिर से वही आवाज, अब इच्छा तुम्हारी नहीं, बलिदान मेरा होगा। रात अब पूरी तरह से उतर चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सी सरसराहट, जैसे पेड़ों की पत्तियां नहीं, कोई अदृश्य आत्मा फुसफुसा रही हो। रवि और नेहा सड़क के किनारे एक टूटे फूटे चबूतरे पर बैठे थे, थके हुए, घबराए हुए और पूरी तरह से उलझन में। न जाने कैसे और क्यों वो उस अजीब सी दुकान में फंस गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्होंने कभी कोई सौदा किया ही नहीं था, फिर भी वह गुल्लक अब उनका पीछा कर रही थी। नेहा की आंखें लगातार गुल्लक की ओर टिकी थीं, जो अब खुद ब खुद जमीन पर एक जगह स्थिर बैठी थी। उसकी आंखों जैसे दो काले धब्बे उन्हें घूर रहे थे। दरार से एक लाल रोशनी झलकती थी, जैसे किसी ने उसके अंदर आग भर दी हो। उस गुल्लक से अब एक अजीब सी सिसकी निकल रही थी, धीमी, लगातार और डरावनी, जैसे कोई अंदर से रो रहा हो या हंस रहा हो या दोनों एक साथ। रवि ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, हमें इसे किसी को दिखाना चाहिए, शायद किसी पुजारी को या किसी तांत्रिक को, कोई तो होगा जो इसे समझेगा। नेहा ने सिर हिलाया, हमारी गाड़ी भी गायब हो गई है, और देखो ये सड़क, ये वैसी नहीं है जैसी पहले थी। हम बार बार इसी जगह वापस आ रहे हैं, जैसे कोई हमें यहां से जाने नहीं दे रहा। तभी सामने से धीमी रोशनी आने लगी। दोनों ने चौंक कर देखा, कोई लालटेन लिए चल रहा था। उसकी चाल धीमी थी, जैसे कोई बहुत बूढ़ा हो या बहुत थका हुआ। जैसे जैसे वो पास आया, उसकी शक्ल साफ होने लगी। एक बुजुर्ग औरत सफेद साड़ी में, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें धुंधली, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब ठहराव था, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो और बहुत कुछ देख चुकी हो। वो पास आई और बोली, तुम्हें दुकान ने बुलाया है? रवि ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, पर अब फंस गए हैं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। उसने नीचे रखी गुल्लक को देखा और बोली, ये तुम्हें चुन चुकी है, अब इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं। यह खिलौनों की दुकान नहीं, ये आत्माओं की मंडी है, जहां हर चीज बिकती है और हर चीज की कीमत होती है। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, इससे बचने का कोई तरीका है? वो औरत कुछ देर चुप रही,
फिर बोली, एक ही तरीका है, या तो किसी और को इस गुल्लक का मालिक बना दो, या फिर जो इसकी मांग है वो पूरा करो। रवि ने गुस्से में कहा, हम किसी और की जान नहीं लेंगे और न ही किसी को इस मुसीबत में फंसाएंगे। बूढ़ी औरत ने सिर झुकाया। फिर तुम्हें एक बलिदान देना होगा, अपना, किसी प्रिय का, या। वो अधूरी बात अधूरी ही छोड़कर आगे बढ़ गई। लालटेन की रोशनी जैसे उसके साथ चली गई। कुछ ही पलों में वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब फिर वही सन्नाटा। हवाएं चल रही थीं, लेकिन वो ठंडी नहीं, भारी थीं, जैसे हवा में कुछ घुला हुआ हो, डर, मौत और इंतजार। रवि और नेहा वहीं बैठे रहे। समय का कोई पता नहीं चल रहा था, जैसे वक्त रुक गया हो। अचानक गुल्लक से एक तेज आवाज आई, छपाक, जैसे अंदर कुछ फूटा हो। दोनों ने डरते हुए देखा। अब गुल्लक की दरार और बड़ी हो गई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। धुएं से एक चेहरा बना, किसी बच्चे का चेहरा, लेकिन आंखें सूनी, मुस्कान टेढ़ी और माथे पर गहरा घाव। बच्चे की आवाज गूंजी, तुमने मुझे तोड़ा, अब मैं बाहर हूं, मुझे चाहिए जो मुझसे लिया गया था। नेहा कांपने लगी। रवि ने उसे अपने पास खींच लिया। उन्होंने देखा, वो बच्चा अब गुल्लक के बाहर आ चुका था, लेकिन वो बच्चा नहीं, उसकी आत्मा थी। एक छाया जैसा, हल्का नीला, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि दोनों सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उस आत्मा ने कहा, मुझे इस दुकान में बेच दिया गया था। मेरी मां ने सोचा खिलौनों के बदले मैं लौट आऊंगा, पर मैं बंध गया। अब मैं तभी मुक्त हो सकता हूं जब कोई मेरे बदले फंसे। रवि ने कहा, तुम आजाद हो सकते हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बच्चा बोला, तुम नहीं समझते, दुकान से कुछ मुफ्त नहीं मिलता, जो दिया जाता है उसका बदला जरूरी होता है। अब मैं तुम्हारे साथ बंध चुका हूं। गुल्लक फिर से हिलने लगी। अब उसके अंदर और आवाजें आने लगीं, कई आत्माओं की, किसी का रोना, किसी की हंसी, किसी की चीख, जैसे पूरा एक आत्मा लोक अंदर बंद हो। तभी नेहा ने अचानक उठकर गुल्लक को उठाया और बोली, अगर इस गुल्लक को किसी जगह वापस रखा जाए जहां से ये आई थी, क्या तब कुछ ठीक हो सकता है? बच्चे की आत्मा बोली, जहां यह बनी थी वहां। रवि ने पूछा, वो जगह कहां है? बच्चे ने धीरे से एक और इशारा किया, जंगल की ओर, जहां पेड़ और घना अंधेरा था। रवि और नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना कुछ कहे उन्होंने तय कर लिया कि अब वो इस गुल्लक को वापस वहीं ले जाएंगे, चाहे जो हो जाए। रास्ता आसान नहीं था। जंगल में अजीब सी धुंध थी। पेड़ इतने घने थे कि ऊपर आसमान दिखता ही नहीं था। हर पेड़ की छाल पर जैसे चेहरे उभरे हुए थे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस देख रहा था। और हवा में वही आवाज, एक इच्छा, एक बलिदान। चलते चलते उन्हें एक जगह दिखाई दी, एक टूटा हुआ मंदिर जैसा। उसके सामने एक चबूतरा था जहां कई मिट्टी के बर्तन रखे थे, सब पर काले निशान और सब के अंदर राख। बच्चे की आत्मा बोली, यहीं मुझे गाढ़ा गया था, यहीं मेरी गुल्लक बनी थी। नेहा ने कांपते हाथों से गुल्लक को चबूतरे पर रखा। तभी तेज हवा चली और सब कुछ हिलने लगा। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुले और अंदर से एक आवाज आई, बहुत भारी, बहुत गहरी, तुमने वापस किया है, पर अभी हिसाब बाकी है। अचानक जमीन कांपने लगी। गुल्लक टूट गई और उसके अंदर से ना जाने कितनी आत्माएं निकलीं, सब अलग अलग उम्र के बच्चे, सबके चेहरे दर्द से भरे। वो सब उड़ते हुए आसमान में विलीन हो गए। लेकिन बच्चा, जिसकी आत्मा पहले आई थी, वो रुका रहा। उसने नेहा की ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, अब मैं जा सकता हूं, पर अब तुम्हें कुछ छोड़ना होगा। नेहा ने पूछा, क्या? बच्चा बोला, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज। रवि और नेहा दोनों चौंक गए। तभी नेहा को अपनी नब्ज धीमी लगने लगी, धड़कन थम रही थी। बच्चा मुस्कुराकर बोला, तुमने मुझे रिहा किया, अब मैं तुम्हारा हिस्सा ले जा रहा हूं। रवि चीख पड़ा, नहीं, नहीं नेहा। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी जान से किसी को मुक्ति मिल सकती है तो शायद मैं यही चाहती थी। बच्चा झुका, नेहा के माथे को छुआ और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। अचानक सब शांत हो गया। गुल्लक गायब थी, बच्चा भी। मंदिर अब एक आम पुराना ढांचा लग रहा था। रवि ने नेहा को गोद में उठाया। उसकी सांस धीमी थी, पर वो जिंदा थी। उसने आंखें खोली और कहा, क्या हम
आजाद हैं। रवि ने आसमान की ओर देखा। अब पहली बार उस अंधेरे जंगल में सूरज की एक किरण गिरी थी, लेकिन तभी पीछे से वही धीमी हंसी आई, जैसे गुल्लक की। रवि ने मुड़कर देखा। मंदिर की दीवार पर अब नेहा के चेहरे जैसी एक आकृति उभर रही थी, और उसकी आंखों में वही गुल्लक जैसी काली परछाई। अगले दिन की सुबह गांव में हलचल थी, लेकिन वो रोज की हलचल नहीं थी। लोग आपस में धीमे स्वर में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ की आंखों में डर था, कुछ की आंखों में संदेह। दुकान के बाहर अब कोई बच्चा नहीं खेलता था। कल रात के बाद से गांव का माहौल जैसे किसी अदृश्य छाया के नीचे आ गया था। राजू का चेहरा उतरा हुआ था, उसकी नींद जैसे कहीं खो गई थी। राजू पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो गुड़िया कहां से आई? वो लड़की कौन थी जो बार बार दिखती है और फिर गायब हो जाती है? उसकी तो आंखों में भी अजीब सी रोशनी थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। राजू ने ठान लिया कि आज वो दुकान में फिर से जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अब वो डर कर पीछे नहीं हट सकता था। सुबह होते ही उसने मन में हिम्मत जुटाई और दुकान की चाबी लेकर निकल पड़ा। सूरज हल्का हल्का निकला ही था, लेकिन आसमान में एक अजीब सी उदासी थी। दुकान के पास पहुंचते ही उसकी चाल धीमी हो गई। जैसे जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़ा, उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके ताला खोला और अंदर गया। दुकान के अंदर वही पुरानी गंध फैली हुई थी, पुराने लकड़ी के खिलौनों की, पुराने कागजों की और शायद पुराने समय की। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर बढ़ा। जैसे ही वो उस गुल्लक की तरफ बढ़ा जिसमें से कल रात वो अजीब चीजें निकली थीं, उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। गुल्लक अब पहले जैसी सामान्य लग रही थी, लेकिन राजू जानता था कि सब कुछ सामान्य नहीं था। वो झुका और गुल्लक को उठाया। उसी समय उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। राजू। आवाज इतनी हल्की थी कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो डर के मारे गुल्लक को गिरा बैठा। गुल्लक फर्श पर गिरी और एक बार फिर उसमें से आवाज आई, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। राजू के चेहरे से पसीना बह रहा था। उसकी सांस तेज चलने लगी, लेकिन उसने खुद को रोका और गुल्लक को फिर से उठाया। इस बार उसने उसे गौर से देखा। उस पर एक पुराना लिखा हुआ नाम था, व्यास टॉय शॉप 1930। लेकिन ऐसा नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। वो गुल्लक को लेकर दुकान के पिछवाड़े की ओर गया, जहां एक पुरानी अलमारी थी। जब उसने अलमारी खोली तो उसके होश उड़ गए। अंदर ढेर सारे पुराने दस्तावेज, तस्वीरें और एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी निकाली और पन्ने पलटने लगा। एक पेज पर लिखा था, आज फिर से वही बच्चा आया था। उसे गुल्लक बहुत पसंद आई, लेकिन मैं उसे नहीं दे सकता। अगर गुल्लक फिर किसी गलत हाथ में गई तो सब खत्म हो जाएगा। राजू की आंखें चौड़ी हो गईं। ये किसी बूढ़े दुकानदार की लिखावट लग रही थी। उसने आगे पढ़ा, गुल्लक सिर्फ दिखने में मासूम है, लेकिन वो एक रास्ता है, एक भूल भुलैया की ओर। वहां जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आया। मेरी बीवी, मेरा बेटा और अब शायद मैं भी। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी बंद की और पीछे देखा। दुकान में अब उसे लगा कि सब कुछ हिल रहा है। खिलौने धीरे धीरे अपनी जगह से सरकने लगे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू दिया हो। राजू की घबराहट अब चरम पर थी। उसने गुल्लक को एक कपड़े में लपेटा और दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो दरवाजे की ओर भागा, उसे खींचने लगा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसी समय उसे पीछे से एक खिलखिलाहट सुनाई दी, वही लड़की की हंसी। उसने मुड़कर देखा। गुल्लक अब हवा में तैर रही थी और उसके आसपास धुंधली आकृतियां घूम रही थीं। राजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? एक हल्की सी आवाज आई। खेल अधूरा है राजू। राजू कांप गया। दुकान की दीवारें अब धीरे धीरे बदल रही थीं। उन पर खिलौनों की जगह खून के छींटे और अजीब चित्र उभरने लगे थे, जैसे किसी बच्चे ने खून से ड्राइंग की हो। फर्श पर लाल रंग फैलने लगा और वो सब कुछ जैसे जीवित हो गया हो। तभी गुल्लक जमीन पर गिर पड़ी और एक झटका सा हुआ।
राजू ने देखा कि अब वो दुकान में नहीं था। वो एक लंबे संकरे गलियारे में खड़ा था, जहां चारों ओर लकड़ी की दीवारें थीं और उन पर पुरानी टॉर्च की रोशनी टिमटिमा रही थी। गलियारे के दोनों ओर दरवाजे थे और हर दरवाजे से किसी न किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। राजू डरते हुए आगे बढ़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे यहां पहुंचा। उसने एक दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी लड़की बैठी थी, घुटनों में मुंह छिपाए। जब राजू ने उसे पुकारा तो उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सफेद रोशनी थी और चेहरा बिना किसी भाव के। वो धीरे से बोली, तुम भी अब यहीं रहोगे? राजू दरवाजा बंद करके पीछे हट गया। अब उसकी सांसें टूटने लगी थीं। वो गलियारे में भागने लगा, लेकिन गलियारा बढ़ता ही जा रहा था, जैसे वो एक चक्रव्यूह में फंस गया हो। हर दरवाजा एक नई डरावनी दुनिया की ओर खुलता। किसी में एक बच्चा खिलौनों से बात कर रहा था, किसी में एक औरत रो रही थी और एक दरवाजे के पीछे तो सिर्फ अंधेरा था। इतना गहरा कि भीतर झांकते ही ऐसा लगा जैसे आत्मा खींचती जा रही हो। राजू अब चीख रहा था, रो रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तभी उसे उस डायरी का पन्ना याद आया। अगर कोई रास्ता है तो वो गुल्लक के भीतर है, लेकिन वहां से लौटने की कोई गारंटी नहीं। राजू ने अब तय किया कि वो गुल्लक को फिर से ढूंढेगा और किसी भी हाल में इस भूल भुलैया से बाहर निकलेगा। लेकिन सवाल था, गुल्लक अब कहां थी? वो तो उसी दुकान में रह गई थी। तभी गलियारे के अंत में एक दरवाजा चमकने लगा, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। राजू ने आगे बढ़ते हुए दरवाजा खोला। सामने वही पुरानी दुकान थी, लेकिन अब सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा, धुंधला और डरावना था। खिलौने अब इंसानों की तरह सांस ले रहे थे। दीवारों पर परछाइयां चल रही थीं और हवा में एक बदबू थी। राजू ने देखा कि गुल्लक अब दुकान के बीचों बीच रखी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक गोल घेरा था, जैसे किसी काले जादू से बना हो। जैसे ही राजू ने उस घेरे में कदम रखने की कोशिश की, जमीन पर से एक हाथ निकला और उसका पैर पकड़ लिया। वो चीख पड़ा। उसके चेहरे पर आतंक फैल गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से पैर छुड़ाया और गुल्लक की ओर भागा। उसने गुल्लक को उठाया और उसी समय एक जोरदार चीख गूंजी, रोक दो इसे! राजू ने जैसे ही गुल्लक को अपने सीने से लगाया, सब कुछ घूमने लगा। दीवारें, खिलौने, परछाइयां, सब कुछ जैसे एक भंवर में समा गया। फिर एक पल में सब शांति हो गई। राजू की आंखें बंद थीं। उसे लगा जैसे वो कहीं गहरे पानी में डूब रहा हो, लेकिन अचानक उसने जमीन को महसूस किया। उसने आंखें खोलीं। वो गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था। गुल्लक उसके हाथ में थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कोई समझ नहीं पाया कि वो वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उसके चेहरे पर थकान, डर और रहस्य साफ दिख रहा था। वो कुछ नहीं बोला, बस गुल्लक को कसकर पकड़कर बैठा रहा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके कपड़ों पर वो पुराना नाम लिखा हुआ था, व्यास टॉय शॉप 1930। और तब दूर उस दुकान की खिड़की से किसी ने झांका। वही लड़की जिसकी आंखें सफेद थीं और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। राजू जानता था खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। किरण को उस दिन के बाद से गहरी नींद आना बंद हो गया था। जब से वह दुकान से गायब हुई बच्ची को वापस लाया था और उसके साथ हुई सारी बातें अपनी मां को बताई थीं, तब से उसका मन बेचैन रहता था। वह जान चुका था कि ये सब कुछ केवल संयोग नहीं था। उस दुकान में कुछ रहस्य जरूर छिपे थे। गुल्लक भी अब वैसा सामान्य नहीं था। उसने कई बार महसूस किया था कि वह अपने आप हिलती है, और जब वह कमरे में अकेला होता था तो किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। एक दिन की बात है, किरण की मां किसी रिश्तेदार के यहां गई हुई थी और उसे घर में अकेले रहना पड़ा। रात का समय था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। किरण अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि तभी गुल्लक से फिर वही धीमी सी आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें से मदद मांग रहा हो। किरण डर के मारे कांपने लगा, लेकिन अब उसे डर से ज्यादा सच को जानने की जिद थी। वह धीरे से गुल्लक के पास गया और उसे छूते ही ठंडी हवा का झोंका कमरे में भर गया। उसके चारों ओर का वातावरण जैसे जमने लगा। तभी उसे फिर वही लड़की दिखाई दी, वही जो दुकान से गायब हुई थी। लेकिन अब वह बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कह रही थी, वो दुकान, वहां और भी बच्चे फंसे हैं, हमें बाहर निकालो। किरण को
अब सब कुछ समझ आ गया था। वह दुकान केवल एक सामान्य दुकान नहीं थी, वह एक फंदा थी, एक ऐसा जाल जिसमें बच्चों की आत्माएं कैद थीं। उसने ठान लिया कि अब वह इन आत्माओं को मुक्त करके रहेगा। अगली सुबह वह सीधे उसी पुरानी गली में गया जहां वो दुकान थी, लेकिन इस बार दुकान बंद थी। ताला जड़ा हुआ था और उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से कोई आया ही नहीं हो। किरण को यकीन नहीं हुआ। उसने कई लोगों से पूछा, लेकिन सबका कहना था कि वहां कोई दुकान नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वहां कभी कोई दुकान थी ही नहीं। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। क्या जो उसने देखा वो सब कल्पना थी? लेकिन उसके पास गुल्लक था, वो भूतिया गुल्लक, जो गवाही दे रही थी कि कुछ तो था जो सच था। उसी रात किरण ने गुल्लक को लेकर एक मंदिर जाने का फैसला किया। वह एक पुराने साधु के पास गया जो भूत प्रेत की शक्तियों को समझते थे। साधु ने गुल्लक को हाथ में लिया और तुरंत कहा, बेटा, यह गुल्लक एक बंद दरवाजा है। इसके भीतर आत्माएं कैद है। यह किसी शापित स्थान से जुड़ा है। जब तक उसका दरवाजा बंद रहेगा, ये आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती। किरण ने उनसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। साधु ने कहा, तुझे उसी जगह लौटना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। उस दुकान का असली दरवाजा समय के भीतर छुपा है। तेरे पास केवल एक मौका है। अगली पूर्णिमा की रात को जब समय की दीवारें पतली होती हैं, तभी तू उस भूतिया दुकान में प्रवेश कर सकता है। किरण ने डर के बावजूद हां कहा और फिर दिन गिने जाने लगे। हर रात उसे अलग अलग सपने आते। हर सपना एक आत्मा की पुकार होता। वह जान चुका था कि अब वापस जाना ही होगा। पूर्णिमा की रात आई। किरण ने गुल्लक को एक काले कपड़े में लपेटा और उस गली की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो गली एकदम वीरान थी। हवा बहुत तेज चल रही थी और कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। उसने गुल्लक को जमीन पर रखा और जैसे ही पहली बार चांद की रोशनी उस पर पड़ी, दुकानों की दीवारें अचानक हिलने लगीं। वहीं बीच में से एक दुकान की दीवार धीरे धीरे पिघलती सी दिखाई दी। वहां फिर से वही शापित दुकान उभर आई, लेकिन इस बार वो दुकान और भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। अंदर से लाल रोशनी झलक रही थी और दीवारों पर बच्चों के चेहरों की छाया दिख रही थी। किरण ने गुल्लक को कसकर पकड़ा और उस दुकान के भीतर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसे लगा मानो वह किसी और दुनिया में आ गया हो। अंदर चारों ओर बच्चों की हंसी, रोना, चिल्लाना सब सुनाई दे रहा था। दीवारों पर घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही थीं, खिलौने हवा में तैर रहे थे और हर वस्तु जीवित लग रही थी। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, वही जो दुकान की मालकिन थी। उसने किरण को देखा और बोली, आ ही गया तू, मैंने तुझे आने का रास्ता दिखाया था। किरण ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्यों किया तुमने? औरत ने अपनी सूनी आंखों से उसे देखा और बोली, मैं उन बच्चों की आत्मा की रक्षक हूं। वे सब निर्दोष थे, लेकिन मेरे बेटे ने उनके साथ गलत किया। मैं उन्हें इस गुल्लक में कैद करके बचा रही थी ताकि कोई और उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, उन्हें मुक्ति चाहिए। किरण को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आईं, लेकिन उसने गुल्लक साधु से मिला मंत्र पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा दिया। गुल्लक से एक तेज चीख निकली, जैसे 100 आत्माएं एक साथ रो रही हों। वह बूढ़ी औरत चिल्लाई, नहीं, मत खोलो ये दरवाजा। लेकिन दरवाजा खुल चुका था। एक एक करके बच्चों की आत्माएं गुल्लक से निकलने लगीं। पूरी दुकान में हवा तेज चलने लगी। खिलौने गिरने लगे, दीवारें फटने लगीं और सब कुछ चकनाचूर होने लगा। और अंत में एक तेज विस्फोट हुआ। किरण होश खो बैठा। जब उसकी आंख खुली तो वह मंदिर में था। साधु उसके पास बैठे थे। उन्होंने कहा, तेरा काम पूरा हुआ बेटा, उन आत्माओं को मुक्ति मिल गई है। वो दुकान अब इस दुनिया में नहीं है। किरण रो पड़ा। उसके आंसू बह रहे थे, डर के नहीं बल्कि राहत के। उसने उस गुल्लक को देखा जो अब सामान्य मिट्टी के बर्तन जैसा लग रहा था। उसके बाद किरण ने उस गली की ओर फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी यादों में वो दुकान, वो गुल्लक और वो आत्माएं हमेशा जिंदा रहीं। उसने अपना जीवन बच्चों की मदद में लगा दिया। अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जहां वह उन्हें प्यार और सुरक्षा दे सके। लेकिन जब भी पूर्णिमा की रात आती और चांद की रोशनी से गली चमकती,
तो लगता था जैसे कोई फिर उसी गुल्लक की तलाश कर रहा हो।